वेलकम बैक टू सूब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ अ हीट स्ट्रोक इन एन एडल्ट क्लाइंट। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि किसी एडल्ट क्लाइंट में अगर हीट स्ट्रोक के साइन देखे जाएँ तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन कौन सा प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सीवियर डायफोरेसिस, ऑप्शन नंबर बी इज हाइपोक्सिया, ऑप्शन नंबर सी इज हॉट एंड ड्राई स्किन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हॉट एंड ड्राई स्किन। पेशेंट में यदि पेशेंट को हीट स्ट्रोक की कंडीशन डेवलप हो रही है तो पेशेंट की जो बॉडी हॉट हो जाएगी एंड ड्राई स्किन के सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। पेशेंट में जो बॉडी टेम्परेचर है वो 104 डिग्री सेल्सियस जो है बॉडी टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नी जॉइंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हिप जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज रिस्ट जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज एंकल जॉइंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिप जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल रहता है हिप जॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेल्विस बोन में जो फीमर बोन और जो पेल्विक बोन में के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट रहता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैपुला और यहाँ पर ह्यूमरस बोन के बीच में जो जॉइंट रहता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नासोफेरेंक्स इज लाइंड बाय। यहाँ पर पूछा गया है कि जो नासोफेरेंक्स है वो किसके द्वारा, कौन सी एपिथेलियम के द्वारा लाइन की जाती है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सीलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर थ्री इज स्ट्रेटिफाइड नॉन सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम एंड ऑप्शन नंबर फोर इज सिंपल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कहते हैं जो फेरेंक्स है, थ्रोट को फेरेंक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, नासोफेरेंक्स, जोरोफेरेंक्स एंड लैरिंजियोफेरेंक्स। तो जो नासोफेरेंक्स है वो जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के द्वारा लाइंड रहती है। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हैं जो ओरोफेरेंक्स रहता है वो यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा कवर रहता है। एंजियोफेरेंक्स जो रहता है वो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के द्वारा कवर किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है The chief cells of the stomach releases which of the following substances। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्टमक में चीफ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो कौन से सब्सटेंस को रिलीज करती हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर थ्री इज म्यूसिन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेप्सिन। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से 3 टाइप की सेल्स रहती हैं, गोबलेट सेल्स, चीफ सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। तो यहाँ पर जो चीफ सेल्स होती हैं वो पेप्सिनोजन को रिलीज करती हैं। पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है और यहाँ पर जो पैराइटल सेल्स के द्वारा HCl सिक्रीट होता है ये HCl पेप्सिनोजन को जाकर एक्टिवेट करने का काम करता है और फिर बाद में जब पेप्सिनोजन एक्टिवेट होता है तब वो जो है पेप्सिन में कन्वर्ट होके जो भी प्रोटीन का डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया चीफ सेल्स किसे सिक्रीट करती हैं, तो जो चीफ सेल्स हैं वो पेप्सिन को सिक्रीट करती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग
फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू असेस द हियरिंग एक्विटी ऑफ अ पर्सन। यहाँ पर पूछा गया है किसी पर्सन की हियरिंग एक्विटी को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑटोस्कोप, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फ्लैश लाइट, ऑप्शन नंबर 3 इज परकशन हैमर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्यूनिंग फॉर्क। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये यूज़ किया जाता है हियरिंग एक्विटी को असेस करने के लिए। यहाँ पर आप ट्यूनिंग फॉर्क का इमेज देख सकते हैं। इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसे ट्यूनिंग फॉर्क कहा जाता है और ये हियरिंग एक्विटी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म ऑन एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि जो निर्जीव वस्तु या नॉन लिविंग जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यदि किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रक्ट करना है, डिस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्टरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इज सैनिटाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज डिसइंफेक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज पास्चराइजेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी डिसइंफेक्शन। जो डिसइंफेक्शन है इसे यूज़ किया जाता है जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, निर्जीव वस्तु, उनको जो है पैथोजेनिक फ्री, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करने के लिए जो है डिसइंफेक्शन को यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है a highly malignant embryonal neoplasm which involves one or both kidney is known as। यहाँ पर पूछा गया है malignant neoplasm जो कि एम्ब्रियोनल स्टेज में डेवलप हो जाता है और एक या दोनों किडनी को इफेक्ट कर सकता है, उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेप्टोमायोसार्कोमा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एविंग्स सार्कोमा, ऑप्शन नंबर 3 इज विल्म्स ट्यूमर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज न्यूरोब्लास्टोमा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल्म्स ट्यूमर। जो किडनी में जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो न्यूरोप्लाज्म डेवलप होता है जिसे विल्म्स ट्यूमर कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अ स्मॉल नंबर ऑफ विल्म्स ट्यूमर हैव चेंजेस इन और लॉस ऑफ द WT1 एंड WT2 जीन्स विच आर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स फाउंड ऑन क्रोमोसोम 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उस क्रोमोसोम नंबर 11 में एक विल्म्स ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट होता है और अगर इस विल्म्स ट्यूमर सप्रेसर जीन की डेफिशिएंसी हो जाए या ये प्रेजेंट ना रहे तो उसकी वजह से जो है विल्म्स ट्यूमर होने के चांसेस रहते हैं। WT1 और WT2 जीन्स में यदि कुछ चेंजेस हो जाए, अल्ट्रेशन हो जाए या फिर लॉस हो जाए ये जीन, तो उसकी वजह से जो है पेशेंट को विल्म्स ट्यूमर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट कॉजेज हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। इसमें पूछा गया ऐसा कौन सा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है जो कि हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को कॉज करता है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विनक्रिस्टिन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शन नंबर 3 इज विनब्लास्टिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मिथोट्रिक्सेट। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड साइक्लोफॉस्फामाइड। साइक्लोफॉस्फामाइड जो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है ये हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को कॉज करता है। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस ऐसी कंडीशन है जिसमें जो यूरिनरी ब्लडर होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन अराइज हो जाती है जिसमें जो है ब्लीडिंग के सिम्टम्स भी जो हैं ब्लडर म्यूकोजा में दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन जेरियाट्रिक नर्सिंग केयर प्रोवाइडर फोकसेज ऑन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो जेरियाट्रिक नर्सिंग होती हैं जो कि ओल्ड एज पीपल्स को केयर प्रोवाइड करते हैं उन्हें किस चीज़ पर केयर प्रोवाइड करने के लिए फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मेकिंग द एल्डरली अवेयर अबाउट देयर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो भी बुजुर्ग हैं उनकी समस्याओं के बारे में उनको जागरूक करना। ऑप्शन नंबर बी इज सिंपथाइजिंग
विथ ओल्ड एज पेशेंट्स विथ रिमाइंडिंग ऑफ देयर कंडीशंस, या अवस्था के रोगी हैं उनको हाल याद दिलाकर उनसे हमदर्दी जताना। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशन, या फिर उनकी जो भी क्रॉनिक कंडीशन है उसका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मेकिंग पेशेंट्स डिपेंड ऑन अ केयर गिवर, या फिर जो भी रोगियों की देखभाल करने वाले हैं उनके ऊपर निर्भर करना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक कंडीशन। जो पेशेंट है उसे उसकी जो क्रॉनिक कंडीशन है उनका लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन होने का क्या कॉज हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्राइकोमोनास, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज क्रॉप, ऑप्शन नंबर 3 is bursitis, and option number 4 is lupus. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज और फर्स्ट ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है यूरेथ्रा के इन्फ्लेमेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रीनल ट्यूबरक्यूलोसिस डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन। यहाँ पर पूछा गया है यदि किसी पेशेंट को रीनल ट्यूबरक्यूलोसिस हो तो उसे किसके द्वारा डायग्नोसिस किया जाएगा। डिटेक्शन ऑफ एसेंथ अमीबा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज साइज एंड शेप ऑफ एन एन्यूरिज्म, जो एन्यूरिज्म है उसके शेप और साइज का पता लगाना। ऑप्शन नंबर 3 इज टीबी बेसिलाई इन यूरिन एंड आईवीपी, या फिर जो टीबी बेसिलाई है वो यूरिन में आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड आईवीपी मीन्स इंट्रावीनस पाइलोरोग्राम के द्वारा। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द सीएसएफ शोइंग प्लियोसाइटोसिस, या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में प्लियोसाइटोसिस की कंडीशन शो होगी उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, टीबी बेसिलाई इन यूरिन एंड आईवीपी। जो रीनल ट्यूबरक्यूलोसिस है इसका डायग्नोसिस जो है जो टीबी बैक्टीरिया है या तो वो यूरिन में प्रेजेंट रहेगा या तो फिर आईवीपी जो है इंट्रावीनस पाइलोरोग्राम टेस्ट जो है एक एक्सरे टेस्ट रहता है, इसे कराकर जो है रीनल ट्यूबरक्यूलोसिस को डायग्नोसिस किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है एक स्टेप नहीं है कार्सिनोजेनेसिस की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इनिशिएशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डाइजेशन, ऑप्शन नंबर 3 इज प्रमोशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड डाइजेशन। जो डाइजेशन है ये कार्सिनोजेनेसिस की प्रोसेस में नहीं आता है। कार्सिनोजेनेसिस की जो है 3 स्टेप्स होती हैं, ट्यूमर इनिशिएशन, ट्यूमर प्रमोशन एंड ट्यूमर प्रोग्रेशन। यहाँ पर आप स्टेजेस जो हैं वो देख सकते हैं। कार्सिनोजेनेसिस जो है ये मल्टी स्टेप्स हैं। इसमें यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो भी अफेक्टेड जो सेल है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन, रेडिएशन या किसी वायरस के कारण इनिशिएट होगी। इनिशिएट होने की वजह से उसमें क्या होगा, म्यूटेशन कॉज हो जाएगा सेल में। म्यूटेशन होने की वजह से जो है सेल जो है आगे चल के प्रमोशन की प्रोसेस होगी। प्रमोशन में जो है प्री नियोप्लास्टिक सेल्स डेवलप होंगी। फिर प्रमोशन के बाद जो सेल्स हैं वो प्रोग्रेशन वाली स्टेज में चली जाएंगी। प्रोग्रेशन वाली स्टेज में जो है नियोप्लास्टिक सेल्स डेवलप होने लगेंगी और फिर उसके बाद जो सेल्स हैं उनका मेटास्टेसिस होने लगेगा और वो मैलिग्नेंट ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेगा। आगे चल के जो सेल्स हैं वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लगेंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा एक जो है डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ नहीं है। ऑप्शन से यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज द पर्सन्स इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज द पर्सन्स मटेरियल एनवायरनमेंट।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, द पर्सन्स मटेरियल एनवायरनमेंट। जो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ मतलब इनके द्वारा हम जो हेल्थ है उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देख के किसी की हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसका फिजिकल एनवायरनमेंट देख कर डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी पर्सन्स का इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर देखकर हम उसकी हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं। बट किसी का मटेरियल एनवायरनमेंट मतलब कि व्यक्ति का जो भौतिक वातावरण है उसको देखकर हम किसी पेशेंट की हेल्थ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन अ चेस्ट एक्सरे इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि छाती के एक्सरे में प्राथमिक परिसर किसकी विशेषता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज निमोनिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एम्फाइमा, ऑप्शन नंबर 3 इज ब्रोंकियोलाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ट्यूबरक्यूलोसिस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस को डिटेक्शन करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे जो है ये उसका प्राइमरी कॉम्प्लेक्स रहेगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के तो उसके लिए चेस्ट एक्सरे जो है ये करवाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इज अ पेनफुल स्किन रैशेज कॉज्ड बाय द सेम वायरस दैट कॉजेज चिकन पॉक्स। ऐसी डिसीज कंडीशन जिसमें पेनफुल स्किन रैशेज होते हैं जो कि सेम वायरस के द्वारा होते हैं जिसकी वजह से चिकन पॉक्स होता है। सेम वायरस के द्वारा जो है ऐसी डिसीज कंडीशन होती है जिसमें पेनफुल स्किन रैशेस दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन इज चिकन पॉक्स एंड यहाँ पर जो है एक और डिसीज का नाम हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज शिगेलोसिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज रुबेला, ऑप्शन नंबर 3 इज रोटा वायरस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज शिंगलेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, शिंगलेस। जो शिंगलेस है ये वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस के कारण होता है। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है कि ऐसा सेम वायरस जो कि चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है, तो जो वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस है ये सेम वायरस है जो कि चिकन पॉक्स और शिंगलेस को कॉज करता है और दोनों में जो है पेनफुल स्किन रैशेस के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो टोकोलिटिक ड्रग्स हैं उन्हें क्यों यूज़ किया जाता है। टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू, ऑप्शन नंबर ए इज राइपन द सर्विक्स। जो सर्विक्स है उसे राइपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज डिले प्री टर्म डिलीवरी, जो प्री टर्म डिलीवरी है उसे डिले करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज इंड्यूस लेबर, लेबर को इंड्यूस करने के लिए एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सेलरेट एबॉर्शन, या फिर एबॉर्शन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिले प्री टर्म डिलीवरी। जो टोकोलिटिक ड्रग्स हैं ये प्री टर्म डिलीवरी को डिले करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरीके से डिले किया जाएगा, तो जो टोकोलिटिक ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को सप्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से जो प्री टर्म डिलीवरी है उसे डिले करने में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके क्वेश्चन में पूछा गया है द ड्रग कॉमनली इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विथ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर इज। यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सी कॉमन ऐसी मेडिसिन है जो कि ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट्स को इंडिकेट की जाती है कॉमनली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज माइटोमाइसिन, ऑप्शन नंबर बी इज ऑप्शन नंबर बी इज पैक्लीटेक्सेल्स, ऑप्शन नंबर सी इज प्रेडनिसोन, ऑप्शन नंबर डी इज एटोपसाइड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पैक्लीटेक्सेल। जो पैक्लीटेक्सेल या टेक्सोल मेडिसिन है ये यूज़ की जाती है ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज CDS स्टैंड्स फॉर। CDS का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शंस यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सेंटर फॉर डिसीज कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी इज सेंटर फॉर डिसीज कॉजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज कंट्रोल फॉर डिसीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। CDS का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर सेटिंग अप अ मिनी आंगनवाड़ी सेंटर इन रूरल एरिया अंडर द ICDS प्रोग्राम। यहाँ पर पूछा गया है कि ICDS प्रोग्राम के अंदर जो रूरल एरियाज में मिनी आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाते हैं उनमें कितनी पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1 आंगनवाड़ी सेंटर फॉर 400 to 800 पॉपुलेशन। Option number second is 1 Anganwadi center for 800 to 1600 population. Option number C is 1 Anganwadi center for 1600 to 2400 population, and option number 4 is 1 Anganwadi center for 150 to 400 population. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 1 आंगनवाड़ी सेंटर फॉर 150 to 400 पॉपुलेशन। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर जो मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स रहते हैं वो 150 से लेके 400 तक की पॉपुलेशन को कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल इज। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य योजना और विकास के लिए कार्यकारी निकाय है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए इज ग्राम समिति, ऑप्शन नंबर बी इज ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी इज जिला पंचायत एंड ऑप्शन नंबर डी इज ग्राम सभा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडीज रहती हैं विलेजेस में हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द पावर हाउस ऑफ सेल इज। जो सेल है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी इज साइटोप्लाज्म एंड ऑप्शन नंबर डी इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।